हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टडी इंग्लिश ट्रिक ज्ञान। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कॉमन एरर्स का एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। और इसके पहले भी मैंने कॉमन एरर्स के वीडियोस बनाए हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ अगर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पिछली बार की तरह 10 सेंटेंस लेने वाले हैं और हर सेंटेंस का एक एक वर्ड वाइज एनालिसिस करेंगे और फिर पता करेंगे कि आखिर आंसर कहाँ है। तो जब हम वर्ड वाइज एनालिसिस करते हैं तो हमें कई सारी बातों की जानकारी होती है, वो सारे रूल्स होते हैं। तो आप कृपया करके वो रूल्स को नोट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको रूल्स याद भी हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है यू कैन नॉट you cannot believe his words because he is untruthful man। अब हम यहाँ पे हर वर्ड का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आता है यू, जो कि एक सब्जेक्ट है। क्योंकि वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इसलिए ये ज़्यादातर सही रहता है। तो यहाँ यू में कोई गलती नहीं है। उसके बाद है कैन। तो सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, तो यू के साथ कैन का यूज़ किया गया। आप मे का भी यूज़ कर सकते हैं, शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। यू के साथ आर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसी ज़रूरत होगी सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से, वैसा हम इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अब हम यू के साथ इज़ नहीं ले सकते, ठीक है, या वाज नहीं ले सकते। तो अगर ये होता तो यहाँ आंसर हो जाता, गलत हो जाता, लेकिन ये नहीं है। मोडाल्स का यूज़ किया गया है, तो मोडाल्स किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो जाते हैं। इसके लिए ये नहीं देखना है कि यू है कि सी है। अगर यहाँ शी भी है तो भी कैन हो जाएगा, ही है तो भी कैन हो जाएगा, यू है तो भी कैन हो जाएगा। ओके, तो ये कैन यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। चूँकि सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है इसलिए यहाँ पे नॉट का यूज़ किया गया है, तो ये भी ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो ये आपका पार्ट जो है करेक्ट है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं बिलीव लिखा हुआ है। बिलीव एक मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के पहले आपने हेल्पिंग वर्ब देख लिया था, कैन लगा हुआ है। तो एक रूल है कि मोडाल, कैन जो कि एक मोडाल है, तो मोडाल के बाद हमेशा मेन वर्ब का पहला रूप यूज होता है। तो ये आपका बिलीव है और ये पहले फॉर्म में है, तो इसका मतलब कि पार्ट बी जो आपका जा रहा है ये भी करेक्ट है। अगर यहाँ पे बिलीव की जगह बिलीव्स होता तो भी गलत हो जाता, अगर यहाँ बिलीव्ड होता तो भी गलत हो जाता। तो चूँकि कैन के साथ ये सही वर्ब का यूज किया गया है, इसलिए ये भी सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात हो रही है बिलीव की, तो बिलीव इज़ ए वर्ब एंड वर्ब के बाद चूँकि कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, तो क्या बिलीव करने की बात हो रही है, बिलीव हिज वर्ड्स। तो ये आपका नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो वर्ड्स यानी किसी के बातों की बात हो रही है। अब चूँकि नाउन आया है तो नाउन के पीछे एडजेक्टिव भी आएगा, तो ये ही आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि यू सेकेंड पर्सन है और बात कोई और कर रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, सेकेंड पर्सन से कह रहा है और वो थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हिज भी सही है। अगर यहाँ आई होता तो यहाँ माई हो जाता, है ना। और यू अपने बारे में ही नहीं कह सकता, इसलिए यू का योर यहाँ पे नहीं होगा। तो खैर उसकी शब्दों की बात हो रही है, किसी और के थर्ड पर्सन की बातों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हिज भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका मेन वर्ब है जिसके साथ नाउन आ चुका है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन ले चुका है। तो आपने देखा कि मैंने सेंटेंस को यहाँ से लेकर यहाँ तक डील कर दिया है, पर अभी तक कोई एरर नहीं आया। अब यहाँ देखिए कनेक्टर का यूज किया गया है बिकॉज,
ओके, तो इसका मतलब ये है कि बिकॉज के बाद फिर एक नया सेंटेंस शुरू होगा। अब ये है कि बिकॉज यहाँ पे सही है कि गलत है। तो आगे यहाँ कह रहा है कि यू कैन नॉट बिलीव, कि तुम विश्वास नहीं कर सकते उसकी बातों को। तो यहाँ पे एक फैक्ट बताया जा रहा है, ठीक है। तो जब भी हम बिकॉज का यूज़ करते हैं तो दो चीज़ें होती है, एक फैक्ट होता है और फिर बाद में रीज़न होता है। ओके, कि ये फैक्ट जो है इसका रीज़न क्या है। तो जब एक फैक्ट और रीज़न को जोड़ा जाता है तो बीच में बिकॉज जैसे कंजंक्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये फैक्ट है कि उसकी बातों का भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन क्यों नहीं कर सकते, तो इसका रीज़न यहाँ पे है। तो चूँकि फैक्ट और रीज़न को जोड़ा जा रहा है इसलिए बीच में कनेक्टर के रूप में बिकॉज का यूज कर रहे हैं। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और है कि बिकॉज के साथ क्या ऑफ लगा सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ भी यूज होता है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो रूल है कि जब हम बिकॉज के साथ ऑफ लेते हैं तो आगे में OCP का यूज़ होता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, जैसे कि हिम होना चाहिए या मी होना चाहिए या हर होना चाहिए या ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ होना चाहिए। पर यहाँ हम देखते हैं कि ही लगा हुआ है जो कि एक सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। इसका मतलब बिकॉज के साथ यहाँ पे ऑफ नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि आपका सेंटेंस यू से लेकर बिकॉज तक करेक्ट है, कहीं पे कोई गलती नहीं है। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस की। तो इसमें आपका फिर से एक नया सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये आपका कंजंक्शन हुआ और कंजंक्शन के बाद सेंटेंस फ्रेश हो जाता है, जिसमें एक नया सब्जेक्ट होता है, एक नया वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट को वंस अगेन हम चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इज़ आया है, तो इज़ की जगह एक सवाल उठता है कि वाज हो सकता है क्या? जवाब है नहीं हो सकता। आपको पता होगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि जो पहला वाक्य है उसका सेंटेंस में उसका जो वर्ब है वो प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, यानी प्रेजेंट में। तो जो दूसरा वाक्य होगा वो भी प्रेजेंट में होगा, इसलिए हम ही के साथ इज़ का यूज़ करेंगे, ना कि वाज का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ कैन के जगह कुड होता तब हम यहाँ इज़ का वाज 100% कर सकते थे, लेकिन कैन है इसलिए ये यहाँ पे इज़ नहीं हो, इज़ ही होगा, वाज नहीं होगा, ठीक है। तो ही इज़ यहाँ तक ठीक है। वो है, तो वो क्या है? अब इसका ऑब्जेक्ट है तो ये मैन है, कि वो है मैन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और चूँकि मैन के पीछे एक एडजेक्टिव भी आया, देखिए जिस वर्ड के पीछे अंत में फुल लगा हो वो एडजेक्टिव होता है। क्लियर। अगर आपको जानना हो कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको एडजेक्टिव के रूप में पहचानते हैं, तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर ले, लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे एरर कहाँ है? सारी बातें तो क्लियर हो गई, सब कुछ ठीक है, एरर कहाँ है? तो एरर यहाँ पे है, यहाँ एन लगेगा। ही इज़ एन अनट्रूथफुल मैन, क्योंकि वो एक अनट्रूथफुल मतलब झूठा, देखिए ट्रूथ है और ट्रूथ के साथ अन लगा हुआ है, यानी नेगेटिव है, तो वो एक झूठा आदमी है, इसलिए उसकी बातों का भरोसा नहीं कर सकते। तो अब ये एन कैसे हुआ? तो ऐसा आपने पढ़ा होगा कि ए या एन का जो यूज़ होता है वो नाउन के लिए होता है, नाउन के पहले होता है। और अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो ए एन का इस्तेमाल उस एडजेक्टिव के पहले आ जाता है, और जो एडजेक्टिव होता है उसके उच्चारण के पहले अक्षर के उच्चारण के हिसाब से या तो ए या फिर एन का यूज़ करेंगे। अगर यही अन के जगह सिर्फ ट्रूथफुल होता तो ए हो जाता, ही इज़ अ ट्रूथफुल मैन। क्योंकि अन लगा है, यू का उच्चारण यहाँ आ से हो रहा है, तो आ के लिए वॉवेल साउंड क्लियर हो, आ का वॉवेल साउंड होता आ, इसलिए एन हो जाएगा। तो ये आपका पहला सेंटेंस है जिसमें यहाँ पे एरर हो गया। बाकी सारी चीज़ें मैंने एक एक वर्ड क्लियर कर दिया है कि कहाँ एरर था, कहाँ पे कैसे ग्रामेटिकल कनेक्शन से एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। फिर भी आपको कहीं डाउट है, आपको कहीं लग रहा है कि ये भी आंसर हो सकता है या ये पार्ट में भी हो सकता है, तो आप अपना डाउट क्वेश्चन कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए एक सेंटेंस की शुरुआत बीइंग से हुई है। बीइंग कर्टियस, कर्टियस का मतलब होता है विनम्र,
इसको हिंदी में विनम्र कहते हैं, दूसरे शब्दों में अंग्रेजी में पोलाइट कहते हैं। तो बीइंग कर्टियस, और कर्टियस के जैसा और भी वर्ड है इंग्लिश में, जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कर्टसी। कर्टसी कर्टसी मतलब वो सौजन्य होता है। आपने देखा होगा कि स्टार प्लस के सौजन्य से या ESPN जो स्पोर्ट्स चैनल है इसके सौजन्य से, तो किसी की ओर से कुछ कार्य होता है तो वो कर्टसी हो जाता है, ठीक है। और एक होता है कोर्टशिप, एक वर्ड और बनता है, सब में देखिए कोर्ट कॉमन है, COURT कोर्ट। कोर्टशिप का मतलब होता है शादी विवाह के मकसद से किसी से मिलना जुलना, शादी विवाह के मकसद से मिलना जुलना, इस कोर्टशिप, ओके। तो यहाँ पे कर्टियस है, कर्टियस का मतलब मैंने बता दिया विनम्र। तो कह रहा है बीइंग विनम्र। अब ये बीइंग की शुरुआत में यूज़ जो हुआ है इसके बारे में आपको डिटेल से जानना है तो अगेन इस पर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बीइंग क्यों है, नहीं है। इस पर मैं अभी दोबारा डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको चेक कर लीजिए, ओके। तो बीइंग कर्टियस आई एक्सेप्टेड द इन्विटेशन फॉर द डिनर। कह रहा है कि विनम्र होने की वजह से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है आपका, और एक्सेप्टेड यानी V2 लिया है, मतलब सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में, ठीक है। आप सब्जेक्ट नहीं बदल सकते, आप श्लोक के टेंस को नहीं बदल सकते। अब है कि क्या एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये काम हुआ तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या एक्सेप्ट किया है, इन्विटेशन एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो इन्विटेशन इज नाउन हेयर, चूँकि ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन आएगा तो नाउन आ गया। तो किस बात के लिए इन्विटेशन होगा, इन्विटेशन है डिनर के लिए, ओके। तो सब कुछ तो ठीक है, इन्विटेशन है फॉर द डिनर, डिनर के लिए, और यहाँ भी आई एक्सेप्टेड ठीक है, बीइंग भी सही है, गलत होता तो बताता मैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है कि फॉर नहीं होगा, क्योंकि जब आप किसी बात के लिए इनवाइट किए जाते हैं तो उसके लिए टू का यूज़ होता है, इन्विटेशन टू द डिनर, ना कि फॉर द डिनर। तो यहाँ पे आंसर टू होगा, ओके। द इन्विटेशन टू द डिनर, कि विनम्र होने के कारण मैंने स्वीकार कर लिया उसका आमंत्रण डिनर के लिए। अब एक सवाल और भी आप कर सकते हैं कि द डिनर क्यों है। तो देखो कोई खास बात का डिनर होगा, किसी खास वजह से डिनर रखा गया होगा, उस डिनर की बात हो रही है। तो यहाँ पे डेफिनेट डिनर की बात हो रही है। किसी भी डिनर का इनविटेशन आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर डिनर की बात करेंगे ना, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ होगा। तो सब कुछ ठीक है, बस ये फोर को चेंज करिए टू में, ओके। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, बोथ ऑफ माई चिल्ड्रेन, अ डॉटर एंड अ सन, ऑलवेज क्वारल विद वन अनदर। तो यहाँ कह रहा है बोथ। अब देखिए बोथ का जब यूज़ होता है और उसके साथ कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए तो बीच में हमें ऑफ लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ सही है, बोथ ऑफ माई, बोथ आया। यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव आया, पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, हिज, हर, योर, ये जो वर्ड्स आप देखते हैं ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, क्योंकि इनके आगे नाउन आता है इसलिए ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। यहाँ देखिए माई के आगे चिल्ड्रन लगा हुआ है इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। तो कहता है बोथ ऑफ माई चिल्ड्रन, कि मेरे दोनों बच्चे, ओके। तो दोनों बच्चे में कौन कौन बच्चे हैं भाई, तो यहाँ लिखा है एक डॉटर और एक सन, यानी एक बेटी और एक बेटा। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि दो जगह एक क्यों लगा हुआ है, एक ही में क्यों नहीं लगा है। तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर सिंटेक्स में कि अगर दो नाउन है और एंड से जुड़ा है, बीच में एंड हो, तो अगर किसी एक ही में आर्टिकल लगाओ, खासकर पहले में, तो वो दो नहीं एक व्यक्ति होता है या एक वस्तु होता है। लेकिन अगर दोनों में ए लगा हो या आर्टिकल लगा हो या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो तो वो दो होते हैं। तो यहाँ दो बच्चे हैं इसलिए दोनों में लगाया, अ डॉटर एंड अ सन। अगर यहाँ अ नहीं हो तो अ डॉटर एंड सन का मतलब हो गया एक बेटा और बेटी, यानी बेटी ही बेटा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे दोनों को अलग करने के लिए दोनों नाउन में आर्टिकल लेना ज़रूरी हो जाता है। तो अब आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं गलती नहीं समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज क्वारल,
ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और क्वारल इज वर्ब। तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आता है। अब एक सवाल है कि क्या ऑलवेज को क्वारल के बाद भी तो रख सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि रूल है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो यूज होता है वो मेन वर्ब के पहले होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे ऑलवेज को क्वारल के पहले रखेंगे। क्लियर है? और हाँ, अगर हेल्पिंग वर्ब होता, जैसे ही इज ऑलवेज, ओके, तो ही इज ऑलवेज हैप्पी। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ फ्रीक्वेंसी आता हो तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज़ होता है, लेकिन अगर मेन वर्ब के साथ आता है तो मेन वर्ब के पहले यूज़ होता है। तो जब भी एडवर्ब किसी मेन वर्ब के साथ आए या हेल्पिंग वर्ब के साथ आए तो एक बार उसका लोकेशन ज़रूर चेक कर ले। हो सकता है कि कहीं उसका लोकेशन चेंज ना करना पड़े, ठीक है। पर यहाँ पर तो ठीक है, मेन वर्ब दिया है उसके पहले आया है तो इट्स ओके, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ है कि क्वारल के साथ विद का यूज़ होता है प्रीपोजिशन, इसलिए ये भी ठीक है। किसी के साथ लड़ना, क्वारल विद होगा, क्वारल फ्रॉम तो होगा नहीं, तो ये भी सही है। तो लास्ट में बच्चा ये, यानी गलती यहाँ पे है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब दो लोगों में बात होती है तो आपस में के अर्थ के लिए ईच अदर का यूज़ होता है। तो यहाँ ईच अदर होगा, ना कि वन अनदर। वन अनदर कब होता है? जब दो से ज़्यादा लोग होते हैं, मोर देन टू। तो यहाँ तो दो ही लोग हैं, बेटी बेटा, और तो कोई है नहीं, इसलिए ये वन अनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा। तो यहाँ आंसर आपका लास्ट पार्ट में है। क्लियर है? चले फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, if you have not cared to see that your expenditure was more than your salary। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर तुमने ध्यान नहीं दिया होता या नहीं देखा होता, या फिर कह रहा है शायद तुमने नहीं देखा कि तुम्हारा खर्चा तुम्हारे सैलरी से मोर यानी ज़्यादा है। शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया या ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारा खर्चा तुम्हारी सैलरी से ज़्यादा है। चलिए अब इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। सेंटेंस इफ़ से शुरू हुआ है, ठीक है। इफ़ यू, तो यहाँ कंडीशन नहीं है, यहाँ पे इफ़ का मतलब शायद है या परहैप्स है, तो ये कंडीशन नहीं लगाया, इसलिए यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत नहीं हुई। अगर कंडीशन होता तो इफ़ यू वर्ब वाला टाइप का हो जाता। तो इफ़ यू हैव, तो यू सब्जेक्ट है, ठीक है, यू के साथ हैव लिया, ये भी ठीक है। गलती तब होती जब यू के साथ हैज़ होता, तो ये करेक्ट है। ओके, अब है कि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट ले लेता है। अब गलती आपको यहाँ मिल जाएगा, केयर नहीं होगा, केयर्ड होगा, क्योंकि हैव के साथ V3 का यूज़ होता है, तो यहाँ पे आंसर हो गया केयर्ड। ओके, ये केयर्ड ले लेगा, तो हमारा आंसर तो हो गया। फिर भी हम चेक कर लेते हैं वाक्य पूरा। इफ़ यू हैव नॉट टू केयर, तो ये केयर्ड हो गया। टू सी, टू सी, तो यहाँ पे है केयर टू सी, तो चूँकि केयर लगा हुआ है इसलिए टू लगा के हम V1 ले लेते हैं। ये इन्फिनेटिव का नियम है, केयर प्लस टू प्लस V1, ठीक है, तो ये भी ठीक है। दैट, दैट यहाँ पे जोड़ रहा है सेंटेंस को, इसलिए रिलेटिव क्लाउज के रूप में यूज़ हो रहा है दैट। योर एक्सपेंडिचर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, नाउन के पीछे योर लगता है यानी एडजेक्टिव लगता है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ तक ठीक है। ये आपका वर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन है, इसके बाद वर्ब चाहिए, तो वाज हो गया। अब यहाँ पे वाज कैसे हो गया, वर्ब क्यों नहीं होता है? तो पहले ये तो एक्सपेंडिचर सिंगुलर है इसलिए वाज हो गया। दूसरी बात कि इज़ क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ पे कह रहा है कि तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारा खर्चा जो है सैलरी से ज़्यादा था, तो इसलिए यहाँ पे सेंस पास्ट का दे रहा है, इसलिए वाज ही सही है। मोर लगा है क्योंकि कंपेयर हो रहा है, ठीक है, खर्चे का कंपैरिजन आमदनी से हो रहा है, इसीलिए मोर का यूज किया है। और जो ज़्यादा है एक्सपेंडिचर वाज मोर, तो वो पहले आया है, और मोर आएगा तो देन भी आएगा, तो ये भी ठीक है। और फिर जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है यानी सैलरी, नाउन है, नाउन के पीछे एडजेक्टिव आएगा। जब भी नाउन आएगा वो कोई ना कोई एडजेक्टिव ज़रूर लेगा, ये बात का ख्याल रखिएगा। बाकी सब ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ केयर के जगह केयर्ड होगा। क्यों होगा?
क्योंकि हैज़, हैव और हैड इनके साथ हमेशा हम वर्ब का तीसरा रूप यूज़ करते हैं। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 5। नो लेस, इस क्वेश्चन कह रहा है नो लेस दैन 50 मरीनर्स, मरीनर्स मतलब सेलर, जो नाविक होते हैं, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में शिप मैन भी कह सकते हैं। तो सेलर की बात हो रही है। ओके, नो लेस देन 50 मरीनर्स वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन। कह रहा है कि 50 सेलर्स से कम एक्सप्लोजन यानी कोई बम धमाके में नहीं मरे, मतलब उससे कम नहीं मरे। ओके, चलिए मीनिंग हो गया। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। नो लेस, तो यहाँ तो नो लेस से शुरू होता है, ठीक है, नो लेस हो गया। और यहाँ लिखा हुआ लेस के साथ देन लगा हुआ। देखिए ये लेस वर्ड जो है वो बना है आपका लिटिल से। तो देखिए लिटिल होता है, उसके बाद होता है लेस, या फिर आप लेसर भी यूज़ कर सकते हैं। लिटिल इज़ पॉजिटिव डिग्री, लेस लेसर इज़ कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव में आ जाता है लीस्ट। ठीक है, तो ये लिटिल का तीनों डिग्री हो गया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब क्या है कि ये कंपैरेटिव है तो ये अपने साथ देन लेगा, तो लेस के साथ देन लगा हुआ है, तो देन इज़ ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेस ओके है कि नहीं, अभी हम देन की बात कर रहे हैं, तो देन इज़ ओके। अब 50 मैरिनर्स, तो यहाँ पे आंसर मैं क्लियर कर देता हूँ, ये लेस नहीं होगा, फ्यूअर होगा। फ्यू का कंपैरेटिव यूज़ करेंगे, फ्यूअर। क्यों होगा? क्योंकि लेस या लेस बना है लिटिल से, और आपको पता है कि लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आते हैं, और 50 मैरिनर यानी नाविक, तो ये तो काउंटेबल है ना, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के लिए लिटिल का यूज़ नहीं होगा। तो जब लिटिल नहीं होगा तो लेस भी नहीं होगा। तो काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किसका यूज़ करते हैं? फ्यू का यूज़ करते हैं। तो फ्यू की जगह या फ्यूअर होगा क्योंकि देन लगा हुआ, तो हो जाएगा नो फ्यूअर देन 50 मरीनर्स, यानी 50 नाविक से कम नहीं वर किल्ड। अब चूंकि वाक्य पैसिव वॉइस में है, मारे गए, तो प्लूरल है इसलिए वर का यूज हुआ है, और चूंकि पास्ट की घटना है इसलिए पास्ट का यूज हुआ है। हम यहाँ पे वाज नहीं कर सकते, इज नहीं कर सकते। इज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। वाज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। ओके, और वर्ब 3 होगा, चूँकि वाज वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में 3 का यूज़ होता है, तो ये भी ठीक है। और किस चीज़ में मरने? एक्सप्लोजन में मरने, तो एक्सप्लोजन के पहले इन का यूज़ होता है, ऑफ द एक्सप्लोजन या फ्रॉम द एक्सप्लोजन नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे एक्सीडेंट में मर गया तो हम बोलते हैं इन द एक्सीडेंट, ऑन द एक्सीडेंट, फ्रॉम द एक्सीडेंट हम नहीं करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इन द एक्सप्लोजन होगा, तो ये आपका प्रीपोजिशन भी सही है। और द इसलिए क्योंकि किसी खास धमाके में मौत हुई होगी, इसीलिए। तो यहाँ सारी चीज़ें क्लियर है, तो आंसर हमारा लेस के बजाय फ्यूअर होगा, FEWER। चले क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम प्लीज्ड, मतलब मैं प्लीज्ड हूँ, खुश हूँ। टू सैंक्शन, सैंक्शन मतलब होता है किसी चीज़ को पास कर देना, मतलब आगे बढ़ा देना, यानी हिंदी में कहते हैं मंजूरी, मंजूरी दे देना, किसी बात की मंजूरी देना। तो आई एम प्लीज्ड, मैं खुश हूँ, टू सैंक्शन, मंजूरी देकर। वन स्पेशल इंक्रीमेंट, एक खास इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी, किसी चीज़ की बढ़ोतरी होती है, सैलरी वगैरह कुछ भी। टू ऑल द एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ को, यानी सभी कर्मचारियों को। विद दिस मंथ, इस महीने के साथ। ओके, चलिए ये तो मैंने हिंदी कर दिया। अब इसका हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं। तो आई सब्जेक्ट है, ठीक है, एम लिया है, तो आई अपने साथ हमेशा एम लेता है अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो यहाँ तक ठीक है। अब है प्लीज़ यानी V3, तो ये जो इज़ एम आर है ये अपने साथ दो वर्ब यूज़ करते हैं, 4 एंड 3। जब वाक्य पैसिव होता है तो 3 यूज़ करते हैं, और जब एक्टिव होता है तो 4 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वाक्य पैसिव में जा रहा है। आई एम प्लीज्ड, मैं खुश हूँ, तो खुश आप किसी बात से होंगे, इसलिए ये पैसिव हो गया। ठीक है, आप खुश कैसे होंगे? किसी बात से होंगे ना, तो यहाँ अपने आप खुश नहीं हो सकते, खुश होने का कोई रीज़न होगा, किसी के द्वारा खुश होंगे। तो किस बात से खुश है? टू सैंक्शन, मंजूरी देकर, तो इसलिए यहाँ पे
V3 का यूज़ हो गया, ना कि प्लीजिंग होगा। तो आई एम प्लीज्ड हो गया। अब है प्लीज प्लस 2 प्लस V1 का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे 2 प्लस V1 लगा हुआ है। प्लीज़ 2 प्लस V1, जैसे हम बोलते हैं ना आई वॉन्ट टू मीट या आई वॉन्ट टू गो, तो इन्फिनेटिव चैप्टर आपने पढ़ा होगा जिसमें 2 प्लस V1 का यूज़ होता है वांट के साथ। तो वैसे ही प्लीज़ के साथ भी केस है कि प्लीज़ के साथ भी हम 2 प्लस V1 का यूज़ करते हैं। प्लीज़ टू गो, प्लीज़ टू हेल्प, ऐसा। तो प्लीज़ टू सैंक्शन हो गया। क्लियर है? तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया, कहीं इसमें कोई एरर नहीं हो रहा। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि ये वर्ब आया था तो वर्ब के बाद आगे आएगा ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ तक है। वन स्पेशल इंक्रीमेंट, क्योंकि इंक्रीमेंट यानी नाउन है। नाउन की पहचान कैसे हुई? क्योंकि मेंट लगा हुआ। तो डिस्क्रिप्शन में आप नाउन का भी देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा कि नाउन कैसे पहचाने। जैसे मैंने बोला था कि एडजेक्टिव को कैसे पहचाने, उसी तरह नाउन का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि नाउन को कैसे पहचाने, खासकर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो ये आपका नाउन है जो कि सैंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सैंक्शन क्या किया? नाउ इंक्रीमेंट को सैंक्शन किया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। और ये क्या वन स्पेशल, ये आपके एडजेक्टिव हो गए जो नाउन के पहले आ रहे हैं। ओके, अब इधर आते हैं अगले पार्ट में। इसमें लिखता है टू, तो सैंक्शन वन स्पेशल इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट किसी को दिया जाएगा तो किसी को कुछ देना होता है तो उसके पहले टू लगाते हैं। जैसे गिव इट टू मी, तो मुझे देना है तो मेरे पहले टू लग जाएगा, यानी मी के पहले। उसी तरह एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट मिलना है तो एम्प्लॉयज़ के लिए टू लग गया, तो ये टू सही है। अब है ऑल द एम्प्लॉयज़, कितने एम्प्लॉयज़ को? सारे एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ भी ठीक है मीनिंग, एम्प्लॉयज़ को एक को नहीं दे रहा, सबको दे रहा, ऑल भी लगा हुआ है, इट्स ओके। तो गलती क्या है? तो गलती है यहाँ पे, दिस के पहले विद नहीं होगा, फ्रॉम होगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट इस महीने से मिलेगा। तो मिलेगा मतलब ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है। फ्यूचर में जो है हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे मंडे से मिलेगा तो मंडे से तो फ्रॉम मंडे, विद का यहाँ कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम होगा, फ्रॉम दिस मंथ। नहीं लिखते हैं इफेक्टिव फ्रॉम, ठीक है, WEF जो हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या विद इफेक्टिव फ्रॉम। तो यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम ये फ्रॉम के लिए आता है, तो ये फ्रॉम दिस मंथ, कि इस महीने से ये चीज़ मिलेगा, तो प्रोपोर्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी ठीक है, दिस मंथ इस महीने से, क्योंकि सेंस दे रहा है कि इंक्रीमेंट कब से मिलेगा? इस महीने से मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ऑन व्हाट आई नो ऑफ हिम आई कैन इजीली अफर्म दैट ही इज़ अ गुड हस्बैंड। कहता है ऑन व्हाट। अब देखिए गलती यहीं पर है, ऑन के जगह फ्रॉम होगा। फ्रॉम व्हाट आई नो मतलब जिस ऑफ हिम, जिस सोर्स से, यहाँ सोर्स की बात हो रही है, तो जहाँ सोर्स की बात होती है वहाँ हम फ्रॉम लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो क्या लिखते हैं कि गंगा कम्स आउट फ्रॉम द हिमालय, ठीक है, या हिमालयास। तो हिमालय क्या होता है? गंगा का स्रोत है, तो स्रोत के पहले फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ पे भी कह रहा है वही बात कि व्हाट आई नो ऑफ हिम, कि मैं जिस स्रोत से उसको जानता हूँ, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ऑन स्रोत नहीं बताता है, ऑन बताता है पोजीशन, ऑन बताता है टाइम, स्रोत का काम फ्रॉम से हो जाएगा। तो फ्रॉम व्हाट आई नो, कि जो मैं जानता हूँ, ऑफ हिम उसके बारे में, और उसको जानने का जो स्रोत है, आई कैन ईजीली। अब आगे कहीं एरर है नहीं तो उसको हम आसानी से करके जा सकते हैं। आई सब्जेक्ट कैन हो गया, ठीक है, मॉडल ले लिया, कुछ भी ले सकता था, मीनिंग के लिए मॉडल ले लिया। ईजीली अफर्म, क्योंकि अफर्म इज वर्ब। ओके, देखिए दो वर्ड होता है, एक होता है कन्फर्म और एक आप देख रहे हैं अफर्म। कन्फर्म का मतलब होता है आप किसी चीज़ को कॉन्फिडेंटली श्योर कर देते हैं कि ये चीज़ होने वाला है या होगा, तो उसको कंफर्म कर देना है। जैसे पार्टी होगी तो कंफर्म है, मैच होगी कंफर्म है, उसका आना कंफर्म है। ये किसी तरह का सूचना है जो आप कॉन्फिडेंटली एग्री करते हो उस बात के लिए कि ये होगा या होने वाला है, तो ये कंफर्म हो गया। अफर्म का मतलब होता है, एक तरह से समझिए, स्ट्रांगली आप किसी बात की सहमति दे रहे हैं, यानी ये बता रहे हैं कि कोई चीज़ ट्रू है। ठीक है, तो वो अफर्म हो जाता है।
मतलब स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली यू से कि ऐसा होगा। जैसे नेताजी ने ये अफर्म किया, तो ही अफर्म्ड, उसने अफर्म किया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने बड़े स्ट्रांगली उस बात को एक्सेप्ट कर लिया या बता दिया, ठीक है। तो वो ट्रू के लिए, ट्रू कोई पॉइंट हो उसके लिए यूज़ होता है, जिसको आप बहुत स्ट्रांगली कह रहे हो या मान ले रहे हो, तो ये अफर्म होता है। तो कन्फर्म एंड अफर्म अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये वर्ब है, वर्ब के पीछे एडवर्ब होता है, तो इजी से इजीली ये एडवर्ब है, तो ठीक है, इट्स ओके, इजीली अफर्म। अब यहाँ पे अफर्म के साथ दैट लगाते हैं, जैसे इन्फॉर्म के साथ हम लोग दैट लगाते हैं, इन्फॉर्म दैट, है ना, तो वैसे अफर्म दैट भी होता है, तो ये भी ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, फिर एक सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, ओके। फिर ये इज़ क्यों है, वाज क्यों नहीं कर सकते सर, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कैन लगा हुआ जो कि प्रेजेंट है, तो ये भी प्रेजेंट होगा, इसलिए इजी सही है। अ गुड हस्बैंड, अगेन नाउन आ रहा है, नाउन के पीछे एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव के पीछे आर्टिकल आ रहा है, तो ये सही है, ये हमने पहले देख लिया था, है ना। हाँ, अगर ये एडजेक्टिव यहाँ होता आर्टिकल गुड के बीच में, गुड और हस्बैंड के बीच में, तब कोई एरर हो सकता था। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डो नॉट लाइक दोज सॉर्ट ऑफ जोक्स बीइंग प्लेड अपॉन मी, कि मुझे पसंद नहीं है उस तरह के मजाक बीइंग प्लेड जो मेरे ऊपर खेले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो मीनिंग हो गया। अब इसका हम लोग सेंस देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट आई है, आई के साथ डू लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ डज होता तब गलत हो जाता। फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट ले लिया है, चलो ठीक है। और फिर लाइक लिया है, तो लाइक के जगह अगर लाइक्स होता या लाइक्ड होता तब गलत होता। क्यों? क्योंकि डू के बाद हमेशा भी1 का यूज़ होता है, हमेशा, ओके। तो ये लाइक ठीक है, आई डो नॉट लाइक, तो यहाँ तक कहीं कोई एरर नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे आते हैं दोज सॉर्ट ऑफ जोक्स। तो दीज या दोज, इनके बाद आप जब भी नाउन यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल काउंटेबल होगा। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट में गड़बड़ है, तो ये क्या होना चाहिए, इसमें एस लगेगा, शॉर्ट्स, दोज शॉर्ट्स ऑफ जोक्स, यानी उस प्रकार के जोक। शॉर्ट्स मतलब, या शॉर्ट मतलब प्रकार, हिंदी में प्रकार बोलते हैं ना, प्रकार के और भी वर्ड होते हैं, जैसे टाइप, टाइप मतलब भी प्रकार होता है, और शॉर्ट का भी होता है मीनिंग, और काइंड मतलब भी प्रकार होता है ना। तो शॉर्ट क्या हुए, यहाँ पे शॉर्ट्स हो जाए क्योंकि दोज लगा हुआ है। अब इसको ऐसे भी सुधार सकते हैं कि दोज के जगह पे दैट भी कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ जोक्स। फिर जोक्स नहीं होगा, जोक हो जाएगा, ये आप हटा दीजिए। फिर दैट सॉर्ट ऑफ जोक हो जाएगा कि मुझे उस तरह का मजाक नहीं पसंद है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो शॉर्ट को शॉर्ट्स कर दीजिए, बाकी ठीक है, या फिर दोज की जगह दैट कर दीजिए और जोक्स में से एस हटा दीजिए। तो ये आपका पार्ट बी में आंसर हो गया, ओके। आगे बीइंग प्लेड, तो जो किसी के द्वारा खेला जा रहा है इसलिए बीइंग का यूज़ किया गया, और प्लस V3 कॉन्टीन्यूअस है इसलिए V3 लिया, बीइंग के साथ V3 लिया, ठीक है। मतलब आपका कॉन्टीन्यूअस में ये पैसिव वॉइस है। फिर है प्लेड अपॉन मी, तो ऑन मी भी कर सकते हैं लेकिन अपॉन मी इज़ मच बेटर। और चूँकि मी क्यों है, आई क्यों नहीं है सर, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद OCP का यूज़ होता है ना, इसलिए मी होगा, आई नहीं होगा। तो हमारा आंसर तो क्लियर हो गया, या तो हम दैट लगा देंगे यहाँ पे दोज की जगह पे, और एस इसमें से हटा देंगे, इसमें से जोक्स में से, या फिर हम और दोज को रखेंगे और शॉर्ट में एस लगा देंगे। क्लियर? चलिए, तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इन द क्वेश्चन नंबर 9 वी कैन सी हियर और conception of what should a science of mental life be has changed considerably since James times. Considerably मतलब होता है greatly, you know, great और greatly much मतलब ज़्यादातर या बहुत या अधिक, ऐसा कुछ। चलिए, अब इसको कह रहा है कि हमारा जो कंसेप्शन है ऑफ व्हाट शुड अ साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, कि मेंटल लाइफ का साइंस कैसा होना चाहिए, हैड चेंज्ड, वो बहुत ज़्यादा तक बदल गया है सिंस जेम्स टाइम, जेम्स के समय से। अब जेम्स कोई होगा, जेम्स वाट भी हो सकता है, आई डोंट नो। चलिए, तो ये मीनिंग हो गया। अब है कि आवर प्लस कंसेप्शन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आवर कंसेप्शन, जो कि सन लगा हुआ तो ये नाउन है, और नाउन के पीछे एडजेक्टिव आते हैं, तो ठीक है,
हमारा कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब क्या होता है, एक तरह का मत होता है या विचार होता है। तो कंसेप्शन में कोई आंसर नहीं। कंसेप्शन तो किसी बात का होगा, मत है तो किसी चीज़ का मत होगा, विचार होगा, तो ऑफ लिया है प्रीपोजिशन, ठीक है। व्हाट, जो, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है क्योंकि इसको डिफाइन कर रहा है। व्हाट शुड अ साइंस ऑफ, अब यहाँ देखिए साइंस के पहले आ लगा हुआ है, तो आपने वैसे पढ़ा होगा कि साइंस के पहले आर्टिकल नहीं लगता है जब ये व्यापक अर्थ में यूज होता है, वो एक कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अगर नाउन हो उसके आगे ऑफ लगाओ फिर नाउन हो, तो जो पहला नाउन होता है उसके पहले द का यूज़ होता है, अमूमन यही होता है। तो ये अ नहीं होगा, द हो जाएगा। जी हाँ, द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, अ साइंस ऑफ मेंटल लाइफ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे द लगेगा। तो क्लियर है, आंसर हो गया। अब लाइफ बी, तो बी मतलब होना, मीनिंग है कि कैसा होना चाहिए। व्हाट, जैसे शुड आपका आया तो शुड क्या है, मोडाल है, तो मोडाल क्या लेगा, V1 लेगा, तो बी क्या है, V1 है, तो ये शुड के साथ बी का कनेक्शन है। शुड बी कैसा होना चाहिए, शुड बी, व्हाट शुड बी जो होना चाहिए वो क्या है, कंसेप्शन हैज चेंज। अब यहाँ पे हैज क्यों आया, हैव क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका सब्जेक्ट यहाँ है कंसेप्शन। कंसेप्शन जो कि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब लेगा। सर ये कैसे तय होगा कि कंसेप्शन सब्जेक्ट है, साइंस नहीं है या मेंटल लाइफ नहीं है। तो आपको सिंटेक्स चैप्टर का रूल याद होगा कि जब भी नाउन हो, प्रीपोजिशन हो, फिर नाउन हो, प्रीपोजिशन हो, फिर नाउन हो, प्रीपोजिशन हो, अगर ऐसा हो तो जो सबसे पहला नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे आप देख लीजिए, हैज के पहले मेंटल लाइफ, लाइफ एक नाउन है, साइंस नाउन है और कंसेप्शन नाउन है, और इन सब के बीच में देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है, फिर ऑफ प्रीपोजिशन है, तो इतने सारे प्रीपोजिशन आ रहे हैं, नाउन आ रहे हैं। तो जो पहला नाउन है कंसेप्शन है, तो सब्जेक्ट कौन होगा, कंसेप्शन होगा, और ये सिंगुलर है ना, क्योंकि इसमें SION लगा हुआ जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसलिए सर हम कह सकते हैं कि ये हैज़ कंसेप्शन के लिए आया, और ये सिंगुलर इसलिए हैज़ होगा, ये हैव नहीं होगा। अब चूँकि हैज़ के साथ भीतरी का यूज़ होता है, अभी पीछे बता दिया था मैंने, तो ये भी ठीक है। और कंसिडरेबली ये आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि मेन वर्ब है, एडवर्ब लग गया। ओके, अगर यहाँ पे कंसिडरेबली की जगह कंसिडरेबल होता तो गलत हो जाता, ठीक है। चलिए, और ये टाइम दिया हुआ है, और जेम्स टाइम्स मतलब यहाँ पे जेम्स टाइम एक निश्चित समय की बात हो रही है, इसलिए सिंस का यूज़ किया गया है, तो ये भी क्लियर है। तो कहीं कोई एरर नहीं है इसके अलावा। तो एरर कहाँ था, अ साइंस का द साइंस होगा, द क्यों होगा, वही नाउन ऑफ नाउन वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे जैसे सेंटेंस बढ़ते गए, क्वेश्चन बढ़ते गए, क्वेश्चन का लेंथ आप देख रहे हैं बड़ा हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन है, द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट टू स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन होम मिनिस्टर शुड ऑल्सो कम एंड दे सी व्हाट हिज पार्टी मैन हैड सीन। चलिए, सेंटेंस जितना लंबा होता है कॉन्सेप्ट उतना अच्छा और क्लियर होता है। यहाँ लिखता है द पार्टी चीफ, पार्टी का चीफ यानी मुखिया जो होता है, किसी भी पार्टी का अध्यक्ष होता है, पार्टी चीफ कहलाता है। मेड अ पॉइंट, ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आगे वर्ब टू ले लिया, मतलब वाक्य पास्ट में जा रहा है। ओके, मेड, तो क्या मेड किया, अ पॉइंट, तो किसी पॉइंट की बात हो रही है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन है। नाउन पहली बार आया इसलिए ए ले लिया है। इट किसके लिए आया है, मेड इट अ पॉइंट, तो किसी बात को रिफर कर रहा है इसलिए इट का यूज किया गया है, ठीक है। अब कौन सी बात है वो आपको आगे पता चलेगा। टू स्टेट, मेड पॉइंट टू स्टेट, तो टू स्टेट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब है, और डायरेक्ट पॉइंट स्टेट हम तो नहीं कर सकते, तो इन्फिनेटिव का यूज़ करना पड़ेगा टू प्लस। ओके, और अब ऐसा नहीं है कि मेक के साथ इसको जोड़ दीजिएगा कि सर हम तो पढ़े थे कि मेक के बाद टू प्लस V1 नहीं आता है, केवल V1 आता है, मेक लाफ जैसे करके, ही मेक्स मी लाफ ऐसा वाला, तो ये मामला अलग है, ही मेक्स मी लाफ। ओके, तो ये मामला अलग है, यहाँ पे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, मेक का टू से कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव से शुरू हो रहा, टू स्टेट दैट कहा
कि प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर शुड, तो यहाँ पे पीएम और होम मिनिस्टर एचएम दोनों सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट के साथ आया है मोडाल, ठीक है, ये तक भी करेक्ट है। और यहाँ देखिए 2 बार द लिया है क्योंकि 2 लोग हैं, अभी बताया था मैंने कि 2 बार नाउन आए, बीच में एंड आए और दोनों में आर्टिकल लगेगा तभी 2 अलग लोग माने जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे द 2 जगह लगा है इसलिए कि यहाँ पे 2 अलग अलग लगे। ऐसा तो नहीं कि पीएम ही होम मिनिस्टर है, अगर ऐसा होता तो ये वाला द आपको यहाँ नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ 2 अलग अलग लोग, इसलिए हो गया द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन होम मिनिस्टर। अब ये मोडाल ले लिया, मोडाल के बाद वर्ब लेगा तो ये आपका मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब से एंड जोड़ रहा है, मेन वर्ब को एंड जोड़ रहा है, तो एंड के तुरंत आगे फिर मेन वर्ब चाहिए, तो ये द जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है, क्योंकि कम और सी ये दोनों का जो सब्जेक्ट है, बात को पकड़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दे ऐसा नहीं है कि दे को हमने सी के लिए यूज किया है, क्वेश्चन में तो ऐसे ही दिखा रहा है, पर दरअसल सी और कम ये दोनों का सब्जेक्ट पीएम और होम मिनिस्टर ही है, इसलिए ये दे यहाँ नहीं आएगा। अभी सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ, सेंटेंस अभी हमारा चल ही रहा था। दे तब आता जब यहाँ सेंटेंस ख़त्म हो जाता, कॉमा आ जाता, नया सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ जाती। क्योंकि यहाँ शुड लगा हुआ है और एक वर्ब लिया है, एंड है, तो एंड से दूसरा वर्ब जुड़ेगा सी, तो सी और कम दोनों का सब्जेक्ट हमारा होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ही है, इसलिए दे को सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत अभी नहीं है। क्लियर है? तो ये दे यहाँ पे अनावश्यक है। एज ए प्रोनाउन इट इज़ सुपरफ्लस, तो सुपरफ्लस यूज ऑफ प्रोनाउंस में आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो कम एंड सी ये जुड़ जाएगा, शुड ऑल्सो कम एंड सी, कि उनको देखना चाहिए क्या, जो हिज पार्टी मैन हैड सीन, जो उसके पार्टी के लोगों ने देखा था। तो पार्टी हिज पार्टी, ये हिज किसके लिए आया, तो ये आया चीफ के लिए, ठीक है। और पार्टी मैन हो गया, पार्टी के लोग, कई लोगों की बात है, हैड सीन, तो हैड सीन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे घटना पहले की है, तो ये घटना पहले की घटना है और फिर किसी को देखने की बात कह रहा है, तो पहली घटना ये है, इसलिए हैड प्लस वी3 का यूज किया है। पास्ट परफेक्ट में आपने पढ़ा होगा, 2 काम होंगे तो जो पहली घटना होगी वो पास्ट परफेक्ट होगा, दूसरी होगी वो सिंपल पास्ट होगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि यहाँ पे ये दे जो है एक्स्ट्रा है, क्योंकि अभी सब्जेक्ट हमारा जिंदा है और सब्जेक्ट के होते हुए बीच में प्रोनाउन नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं डाउट है, आप कहीं भी डाउटफुल फील कर रहे होंगे तो आप ज़रूर कमेंट में बता दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।